हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 16 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस, जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, पीआईबी वगैरह वगैरह वगैरह। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ बिना किसी देरी के, जो कि है UAPA से रिलेटेड, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। बेसिकली हुआ यूँ था कि कुछ महीनों पहले न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं प्रबीर पुरकायस्थ, उनको अरेस्ट किया गया था ये कह के कि उन्होंने चाइना से फंडिंग ली है और उसी हिसाब से वो कुछ एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपने मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू। उसी के चलते उनका अरेस्ट हुआ था। लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका अरेस्ट इनवैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था। क्या प्रोसेस फॉलो नहीं किया? तो भाई ऐसा प्रोविज़न होता है कि भाई जब आप अरेस्ट करो, डिटेन करो किसी को, तो उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन वो नहीं बताए गए थे। हमारा आर्टिकल जो 22 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो साफ कहता है कि एन अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड अलाउड टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस। तो लेकिन इनके केस में इन्हें नहीं बताया गया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इनका अरेस्ट जो है इनवैलिड है। इनको अरेस्ट UAPA के अंतर्गत ही किया गया था कि भाई कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सिक्योरिटी या उसकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय टेकिंग फंडिंग फ्रॉम चाइना, बाय प्रोपगेटिंग एंटी नेशनल प्रोपेगेंडाज। उसी एक्यूजेशन के साथ इन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन इनका अरेस्ट बोला कि आपने ड्यू प्रोसेस के साथ फॉलो नहीं किया, तो इसलिए ये इलीगल है और इसलिए उन्हें रिलीज़ करने के ऑर्डर दिए गए हैं। एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट वुड विशिएट द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड रिमांड, और providing arrested person or their lawyer the written grounds of arrest was made mandatory under the Prevention of Money Laundering Act by Supreme Court in पंकज बंसल जजमेंट। 2023 का जो पंकज बंसल जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से डील करता है, उसमें बोला था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है। और वही चीज़ अब UAPA में भी एक्सटेंड की कोर्ट ने कि भाई जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो बताना ज़रूरी है, लेकिन तुमने नहीं बताया, तो इसलिए अरेस्ट इनवैलिड है। मिस्टर पुरकायस्थ जिनका अरेस्ट हुआ था, उनके पास उनके पर अक्यूजेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि चाइनीज़ फंडिंग उन्होंने यूज़ की टू प्रमोट एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा थ्रू डिजिटल मीडिया एंड वाज अरेस्टेड अंडर UAPA। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि दिल्ली पुलिस के लिए एडवोकेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर पुरकायस्थ वॉज ऑरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो इस हिसाब से पूरा जो है आर्ग्यूमेंट चले, लेकिन फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, आपको प्रॉपर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अच्छे से बताना ज़रूरी है और ड्यू प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे कितना भी सीरियस केस हो, जो कि नहीं किया गया था। UAPA की बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये लॉ पास हुआ था 1967 में। इसका मेन मकसद ये था, कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे कोई भी एसोसिएशन करे, कोई भी इंडिविजुअल करे, तो उन्हें प्रिवेंट करना। अगर उनकी काफ़ी अनलॉफुल एक्टिविटी हो, जैसे कि जो कि हमारे इंटेग्रिटी या सोवर्निटी को अफेक्ट करे, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है, तो उन्हें प्रिवेंट करना इस वाले एक्ट का मकसद था। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, इसलिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है हमारे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू डिक्लेयर समथिंग अनलॉफुल, इलीगल इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, और डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे हायर पनिशमेंट है इसमें, और डिटेंशन इसमें अलाउ किया जाता है विदाउट चार्ज और ट्रायल फॉर 180 डेज़। और इसीलिए इसको कुछ लोग अपोज करते हैं कि इतना ख़तरनाक लॉ नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे लॉ का होना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, लेकिन हमें तो मेन फैक्ट्स पता होने चाहिए हमारे एग्ज़ाम के लिए। और इसमें बेल भी नहीं मिलती अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट दे आर नॉट गिल्टी। ठीक है,
सो ये पढ़ लिया हमने UAPA के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो, सिंपल सी न्यूज़ थी। बढ़ो आगे। एक्सपोर्ट्स हमारे काफ़ी बड़े हैं। इंडिया रजिस्टर्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ $778 बिलियन इन 2023-24। हमारे जो सर्विस में एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी बड़े, और मर्केंटाइज में हालांकि थोड़े कम हुए, लेकिन ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसका रीज़न बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसकी वजह से ये हमें रिजल्ट देखने को मिला। जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर को अलग अलग इंसेंटिव दिए गए थे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना सकें ग्लोबल लेवल पे, और उनकी बढ़िया एक्सपोर्ट कर सकें। टू मेक द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, एनहांस एक्सपोर्ट्स, इंटीग्रेट इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्कीम्स लाई गई थी, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। और चाइना, रशिया, Iraq, UAE, Singapore are the countries where Indian exports have risen substantially. इन कंट्रीज़ में हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़े हैं, और इम्पोर्ट्स थोड़े डिक्लाइन भी हुए हैं। और इम्पोर्ट्स दोनों में ही, चाहे मर्केंटाइज हो या सर्विस हो, दोनों में ही डिक्लाइन हुए हैं, और जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जो कि अच्छी बात है। ट्रेड डेफिसिट बोले तो हाँ, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हमारा डेफिसिट में चल रहा है, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको डेफिसिट बोल रहे हैं। लेकिन इम्प्रूव हुआ है, यानी कि थोड़ा कम हुआ है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और इंपोर्ट थोड़े कम हुए हैं, तो ये बढ़िया खबर है, ध्यान में रख लेना। बढ़ते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स की तरफ। अब ये क्या है? ये एक तरीके का मार्केट एक्सपेक्टेशन करते हैं हम, मतलब कि जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह होता है वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में हमारा जो मार्केट है वो कितना वॉलेटाइल रहने वाला है, कितना उतार चढ़ाव आने वाला है मार्केट में। उसी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे निकाली जाती है वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब कि इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी ओवर द नियर टर्म, रेट और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस इन प्राइजेस, चाहे बढ़े या घटे, अगर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बढ़ने के, बहुत ज़्यादा घटने के, तो उसको वॉलेटाइल माना जाता है। और इसको काफ़ी एज अ रिस्क भी माना जाता है हमारे फाइनेंस में, क्योंकि भाई लोगों का काफ़ी पैसा लगा होता है, तो काफ़ी रिस्की फैक्टर हो जाता है ज़्यादा वॉलेटिलिटी। किसी को बहुत ज़्यादा गेन भी हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, इसलिए इसको फियर इंडेक्स या फियर गेज भी बोलते हैं। और अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ज़्यादा उतार चढ़ाव, तो ज़्यादा हायर VIX होता है, इसको शॉर्ट में VIX बोलते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स को। तो ज़्यादा वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, सिंपल है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हमें इंडिया में इसका जो मार्क है वो 21 को क्रॉस कर चुका है। ये जो इंडेक्स का जो नंबरिंग दी जाती है उसको 21 मार्क को क्रॉस कर चुका है, और इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो ये क्रॉस कैसे किया? तो भाई देखो, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या रिज़ल्ट नहीं आएगा, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है हमारा मार्केट। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स में थोड़ा भय है, और इसीलिए ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ी हुई आई है। सो द फियर अमंग द मार्केट प्लेयर्स इज कमिंग फ्रॉम द आउटकम ऑफ द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, इंडिया का जो VIX है वो इंडिकेट करता है इन्वेस्टर्स परसेप्शन ऑफ द मार्केट्स वोलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। अगले 30 दिनों में क्या मार्केट की सिचुएशन रहने वाली है, कितना वॉलेटाइल है, कितना नहीं है, उस पर इन्वेस्टर्स का क्या परसेप्शन है, उसी के बेसिस पे इंडिया का VIX निकाला जाता है। तो इस बार का जो VIX है हमारा वो काफ़ी कुछ 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के आसपास जो रहा था वैसा ही कुछ है। ऑफ कोर्स तब भी वही अनसर्टेनिटी थी, अभी भी वही है, तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेट होती है। इंडिया का जो VIX है वो 2010 में लॉन्च किया गया था, और किसने किया था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, NSE ने। और वैसे VIX इंडेक्स ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट किया गया था बाय शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज इन 1993 बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ S&P's 500 इंडेक्स। इस इंडेक्स के बेसिस पे जो है शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज ने पहली बार VIX इंडेक्स को क्रिएट किया था 1993 में।
ठीक है। और इंडिया का जो VX है उसकी भी कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी सेम है, लेकिन वो इंडियन मार्केट्स के साथ अलाइंड है। ऑफकोर्स इंडिया का है तो इंडिया के मार्केट्स के साथ अलाइंड होगा। और इंडिया का जो VX है उसका नेगेटिव कोरिलेशन होता है निफ्टी के साथ। मतलब ऑब्वियस ये बात है ना, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो लोग वगैरह कम इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, नॉर्मल लोग अपने जैसे तो कम इन्वेस्ट करेंगे, तो भाई ऑफकोर्स मार्केट जो है वो डाउन जाएगा, स्टॉक्स वगैरह का मार्केट डाउन जाएगा। इसलिए अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो निफ्टी डिक्लाइन होता है, और उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर वोलेटिलिटी डिक्लाइन होती है तो निफ्टी राइज होता है। तो इनका नेगेटिव कोरिलेशन है। ये सिंपल सा फंडा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि कहता है डिजिटल एग्जीबिशन ऑन मिलेट्स। मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, बहुत चर्चा में रहे पिछले साल से, तो अच्छे से पता होना चाहिए तो मिलेट्स का। इनफैक्ट 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर के पे भी रिकॉग्नाइज किया गया था। और फ़िलहाल ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि डिजिटल एग्जीबिशन मिलेट्स की जो है लॉन्च की गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने। ठीक है, क्या नाम है? मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज। क्योंकि ये वाले मिलेट्स जो होते हैं, जो अपना मोटा अनाज जो होता है, ये काफ़ी क्लाइमेट रेजिलेंट होता है, चाहे पानी कम हो कैसा भी हो, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं हम, उसको उगा सकते हैं हम बेसिकली। और साथ ही में इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो हंगर वगैरह या न्यूट्रिशन के जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो भी उससे डील करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। तो फार्मर्स के लिए भी एक अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है, और हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिलेगी, और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखें तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मिलेट्स के भाई, हेल्थ पे इतना बढ़िया असर पड़ता है इनका, तो इसलिए इसे इतना प्रमोट कर रहा है हमारा इंडिया। कहाँ पे ये एग्जीबिशन हुई? तो एट कृषि भवन इन दिल्ली। किसके साथ कोलैबोरेशन किया था गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने? तो वो किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, मिलेट्स की बात हो रही है तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री आएगी, ऑब्वियस सी बात है। हाईलाइट की गई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को, क्लाइमेट रेजिलियंस को, पोटेंशियल टू एड्रेस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। अब बढ़ते हैं केन्या पे। केन्या एक कंट्री है अफ्रीका में। मैप में जाके देखना, मैं यहाँ पे मैप लगाना भूल गई, तो ज़रूर देखना इसकी। ठीक है, और कैपिटल बताना इसकी क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि यहाँ पे काफ़ी भयंकर फ्लड्स आए हुए हैं, और उसी फ्लड के चलते इंडिया ने थोड़ी मदद की। मदद कितनी की कि हमने $1 मिलियन की फ्लड रिलीफ रेजिस्टेंस भेजा केन्या को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिवास्टेशन हो रहा है ड्यू टू फ्लड्स दैट हैज़ हिट द कंट्री। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंडिया किसी भी मुसीबत के समय पे कैसे हमारे फ्रेंडली नेशंस को जो है मदद करता है। सो इट रीआइटरेट्स आवर फ्रेंडली रिलेशंस विद दिस पर्टिकुलर कंट्री। और इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।